वेलकम टू द चैनल रोड टू सक्सेस। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड से संबंधित एमसीक्यूज। ये एक सीरीज होगी जिसमें हम लगभग 400 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बुनियादी शिक्षा। यहाँ पर पूछा गया है बुनियादी शिक्षा क्या है। ये गांधी जी इसके समर्थक रहे हैं बुनियादी शिक्षा के, तो आपको पता होना चाहिए बुनियादी शिक्षा। ऑप्शंस है, अगर आप गांधी पर जाएंगे तो सीधा ऑप्शन देंगे हस्तशिल्प प्रधान है, लेकिन हमें एग्जाम के दौरान सभी ऑप्शंस को एक बार नजर डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका आंसर जल्दबाजी में गलत हो सकता है। तो बुनियादी शिक्षा क्या है? क्रिया प्रधान है, छात्र प्रधान है, हस्तशिल्प प्रधान है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर हमारा तीनों ही होगा, क्योंकि छात्र को ध्यान में रखकर बुनियादी शिक्षा दी जाती है, एक्टिविटी पर बेस्ड होती है और हस्तशिल्प प्रधान होती है। मतलब कि हाथों से जो कार्य होता है, हाथों से कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को स्वावलंबी बनाना, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, तत्व ज्ञानी बनाना। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन आ जाता है, तत्व ज्ञानी बनाना या फिर ज्ञान देना, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। अगर ये दो सही नहीं है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सही ऑप्शन होगा बच्चे को क्या बनाना? स्वावलंबी बनाना, मतलब कि उसको इंडिपेंडेंट बनाना, टू मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट। ओके, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। बिल्कुल, छात्र को प्रधानता दी जाती है, ये हमने यहाँ भी किया है कि छात्र प्रधान है। इसमें हस्तशिल्प को, बिल्कुल हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। जब बच्चे का हाथों से कार्य करते हैं, हस्तशिल्प करते हैं, तो क्या होता है? उसकी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहती है। ठीक है, तो क्या होगा? तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा यहाँ पर नहीं होगी। ज्ञानेंद्रिया एक्टिव रहती है, लेकिन उनकी शिक्षा से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसका आधार क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, उनको क्या बनाना होता है। ये चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो छात्र को जो प्रधानता दी जाती है वो मनोवैज्ञानिक आधार को इसको क्या करता है? इसकी व्याख्या करता है, इसको सही बताता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को सत्य का साक्षात्कार कराना था, ज्ञान का सागर बनाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, या फिर अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था। देखिए, आप ये चारों चीजें देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि गांधी जी इनको फॉलो कर रहे थे, कि वो सत्य के पुजारी थे, मतलब सही का साथ देते थे, लोगों को ज्ञान देने की बात, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की बात, सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे। तो इस तरह से, लेकिन हमें बेसिक शिक्षा के उद्देश्य को जानना है, और जो बेसिक शिक्षा होती है वो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, मतलब कि जो समाज की आवश्यकताएं थी उनके अनुरूप बच्चे को ढालना इनकी बेसिक शिक्षा का उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है, मतलब कि गांधी जी emphasized on purposeful activity in basic education। इनमें से कौन सी जो सार्थक सृजनात्मक क्रिया है उसको कहा जा सकता है? यानी कि कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी का खिलौने, या सभी। तो इसमें एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, कढ़ाई होती है एम्ब्रॉयडरी, रंगसाजी मतलब पिटाई करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, ये सब क्या है? सार्थक है, सृजनात्मक है, यानी कि यहाँ पर एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति इस धारणा पर आधारित थी कि बालक समाज के लोगों के सहयोग से सभी अच्छी बातें सीखता है, पुस्तक पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, ये तो बिल्कुल
नहीं होगा, किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये हो सकता है आर्थिक प्रेरणा के बिना कुछ सीखने का इच्छुक नहीं होता। ये हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस बचे ए और सी। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है बच्चों, जिसमें आप क्या करते हैं कि ऑप्शंस को रख के देखते हैं, जो सूटेबल होता है उसको बचा के रखते हैं, जो बिल्कुल ही हटके होता है, जैसे इनमें से हमने 2 को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास 50-50 के चांसेस हैं, है ना। अब 50-50 में भी हमें इन 2 में से किसी एक का चुनाव करना है। तो समाज के लोगों के सहयोग से सभी अच्छी बातें सीखता है, सभी अच्छी नहीं, कहीं कहीं कुछ गलत बातें भी बच्चा सीख लेता है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा की पद्धति की धारणा पर आधारित है वो बिल्कुल सही है कि बच्चा जो सार्थक है सृजनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा को बेहतर बना सकता है, बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? शांति निकेतन में, सेवाग्राम में, टोल्स्टॉय फॉर्म में या नोवाखली में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टोल्स्टॉय फॉर्म में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था या इसको अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के संबंध में गांधी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एकदम से आपने देखा कि ये विचार गांधी जी की सोच से मेल खाता है और आपने उसको टिक लगा दिया या OMR में भर दिया, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज आपको देखनी है गलत पूछा है या सही पूछा है और ऑप्शंस कितने फुलफिल हो रहे हैं। शिक्षा में प्रयोग, कार्य, खोज को स्थान मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये गलत नहीं होगा। स्वावलंबी, ये भी सही है। साक्षरता शिक्षा है, तो साक्षरता को हम कभी भी शिक्षा नहीं मानेंगे। ठीक है, शिक्षा बालकों की समस्त शक्ति और उनमें निहित गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए, ये कथन भी सही है। मतलब ये 3 फुलफिल हो रहे हैं। जो कथन गलत है वो है साक्षरता शिक्षा है, साक्षरता कभी भी शिक्षा नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, बिल्कुल। व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, बिल्कुल। और नैतिक गुणों को भी संपन्न करे, तो ये सभी इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है पूरी जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है पूरी जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात। ऑप्शन बी है हमारे पास पूरी जनसंख्या को शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाना, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि होना, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि होना, राष्ट्र की जनसंख्या को स्वस्थ बनाने की शिक्षा। तो ये गलत होगा, ऑप्शन ई हमारा गलत रहेगा। और पूरी जनसंख्या को शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाना, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि। तो देखिए जनसंख्या की वृद्धि या कमी क्या होती है, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार तो नहीं होता। बच्चे जो जनसंख्या में अगर वृद्धि हो गई है तो क्या करेंगे, उसको कम करने के लिए हम, ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि जन्म दर कम कर दे या मृत्यु दर अधिक कर दे ताकि जनसंख्या कंट्रोल में आ जाए। अगर ऐसा होता तो चाइना फर्स्ट पर नहीं होता और इंडिया भी इतना आगे नहीं होता सेकंड पर। तो जो ये हम कर सकते हैं कि राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि। देखिए ये शिक्षा प्रसार यहाँ पर जुड़ा हुआ है और बात है यहाँ पर हमारी जनसंख्या शिक्षा, मतलब लोगों को वो शिक्षित कर देना उस तरीके से कि वो खुद से ही जनसंख्या वृद्धि और कमी के बारे में जागरूक हो जाएं और जो भी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही निर्णय करें। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो ये बात जो कही है कि आपने जो कहा
वो करना भी चाहिए। ये बात महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी की एक स्टोरी हम बताते हैं कि एक बार एक मदर, एक बच्चे की माँ महात्मा गांधी के पास आती है और उनको बताती है कि हमारा बच्चा मीठा बहुत खाता है, तो अगर आप उनको बोलेंगे तो वो मीठा खाना कम कर देगा। तो गांधी जी ने कहा था कि आप एक कुछ दिनों के बाद मेरे पास बच्चे को लेकर आना, तभी मैं ये बात उनको बोल पाऊंगा। तब क्या हुआ था, कुछ दिनों बाद जब उसकी मदर बच्चे को महात्मा गांधी जी के पास लेकर आई और गांधी जी ने उनको ये बोला कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, मीठा आपको बहुत नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें बोली। तब जब माता जी ने पूछा कि गांधी जी हम पहले भी आपके पास आए थे और आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही, तो वहाँ पर जो इनकी कथनी और करनी जो है वो कथन लागू होता है। तब महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया कि उस वक्त मैं खुद मीठा खाता था बहुत ज़्यादा, तो मैं जो काम मैं खुद कर रहा हूँ उसके लिए मैं दूसरे को मना कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए पहले मैंने मीठे को छोड़ा, उसके बाद मैंने बच्चे को कम मीठा खाने के लिए कहा। तो ये बात होती है कथनी और करनी में, मतलब आपकी जो आपने जो कहा, आपने जो किया, उसमें समानता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का योगदान था। किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट विधि, मोंटेसरी या फिर डोल्टन प्लान। तो जो किंडरगार्टन है इसके पक्षधर रहे हैं फ्रोबेल, इसके जनक भी इनको माना जाता है किंडरगार्टन मेथड के। नेक्स्ट है, एक शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि स्कूलों में बच्चों की किस तरह से होनी चाहिए, सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, प्रकृति दर्शन का शुभ अवसर देना चाहिए। बच्चों की क्या होनी चाहिए, देखभाल। जब उसको बगीचा कहा है, बाग कहा है, तो क्या होता है, बाग में फूल खिलते हैं, तो जो बच्चे हैं उनको फूलों के समान माना है, पौधों के समान माना है, और कहा है कि उनकी देखभाल कोमल पौधों की देखभाल की तरह ही होनी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही आंसर होगा। नवोदय विद्यालय, ये आम बात है, ग्रामीण बच्चों के लिए है, ये ठीक है, शहरी के लिए नहीं है। ग्रामीण शहरी दोनों के मेधावी छात्रों, मेधावी की तो बात ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इसको खोला गया है नवोदय विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि कक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। यह कार्यक्रम प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए या सभी के लिए। तो मुख्य रूप से जो ये सबसे पहले 1986 में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये प्राइमरी स्कूलों के लिए ही आया था। तो आपके पीआरटी लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, या कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जितना भी पार्ट है वो आपका प्राइमरी लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 17 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, छात्रों को भोजन के लिए भौतिक सुविधाएं, जो हमने कही है ना कि मूलभूत आवश्यकताएं या भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है, जिसमें बच्चे को क्या चाहिए, मतलब बच्चा ही नहीं बल्कि टीचर, क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर चौक, बोर्ड, टीचिंग एड्स, ठीक है, इस तरह की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनसे संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1986 में प्राइमरी स्कूलों के लिए चलाया गया था। संक्षेप में अगर बात करें तो एक ही पंक्ति में हम कहें कि 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था प्राइमरी स्कूलों के लिए, उनकी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित। 18 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स जो भी आपके जनगणना होती है या न्यू डाटास आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, तो इसको अब नहीं करेंगे, हम डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे 2001 के बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अगर पिछला डाटा देखें तो केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य रहा है। 19 क्वेश्चन नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो कितना है ये हमारा प्रश्न है। 52%, 76%, 71% या 80%। तो ऑप्शन बी इसका सही है, लगभग 76%
जो है पुरुषों की साक्षरता है 2001 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? वयस्क शिक्षा, वयस्क जैसा कि आप समझते हो कि कई सारी स्टेजेस होती हैं जिसमें हम युवावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब कुछ करते हैं। तो जो वयस्क शिक्षा है वो हमारी 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत से कम है? बिल्कुल नहीं। पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत महिलाओं के साक्षरता लगभग बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? अधिक है। ठीक है, पीछे भी हमने बात की थी, साक्षरता प्रतिशत दर कितना है? 70%, देखा था हमने 70%, और पुरुषों का जो साक्षरता प्रतिशत है वो महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ये भी बात सही नहीं है कि साक्षरता जो दर है पुरुषों का बढ़ रहा है लेकिन स्त्रियों का, महिलाओं का नहीं बढ़ रहा, तो ये कथन भी गलत है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल में हो पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जब हमारा भारत आजाद हो चुका है लेकिन फिर भी जो शिक्षा का माध्यम है वो एक समस्या ही बनी हुई है, तो वो हमारा बहुभाषी देश हो सकता है। किसी की प्राथमिक भाषा, उनकी अपनी भाषा होती है, कि किसी कोई हिंदी को प्राथमिक भाषा को रूप में महत्व देता है, कोई इंग्लिश को, तो इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सही आंसर होगा, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। क्वेश्चन नंबर 23, छोटे बच्चे प्राय 1-2 साल पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़कर घर बैठ जाते हैं। सभी बच्चे 7 वर्ष की आयु तक प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद ही स्कूल छोड़े। इसका एक संभव उपाय यह है कि बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाए। ये अभी चला हुआ है मिड डे मील के अंतर्गत, मुफ्त पुस्तकें, ये प्रयास भी किया जा रहा है। बच्चों को किसी कक्षा में फेल ना किया जाए, ये भी चला रहा है। लेकिन इन तीनों के बावजूद भी क्या होता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, एडमिशंस कराते हैं पेरेंट्स और बच्चों को बिठा लेते हैं। ठीक है, स्कूल छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा? अभिभावकों को समझाना पड़ेगा कि अगर वो शिक्षित होंगे, अभिभावक समझ जाएंगे कि पढ़ना कितना जरूरी है और बच्चे स्कूल को ना छोड़े, तो फिर ये संभव हो पाएगा। ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों प्रयास अब किए जा रहे हैं, बच्चों को भोजन भी दिया जा रहा है, पुस्तकें मुफ्त मिल रही हैं, किसी को फेल न करने का भी आदेश है कि प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं या प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं वहाँ पर बच्चों को फेल नहीं किया जाता। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी गिर रहा है अपेक्षाकृत पहले जो शिक्षा होती थी, और बच्चों में एक डर रहता था, और उस डर की वजह से जो पढ़ाई करते थे बच्चे, वो डर आजकल नहीं है। ना टीचर्स का डर है, ना फेल होने का डर है, तो पढ़ेंगे कैसे? अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह के नई नई जो क्वेश्चंस हैं, टेस्ट हैं या टॉपिक्स हैं, हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, 2001 की जनगणना के आधार पर ही है ये, भारत में साक्षरता का प्रतिशत दर लगभग 65.38% है। इसका आधार है देश की सारी जनसंख्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 से 3 वर्ष के बच्चे तो इसमें आते ही नहीं है ना, या ऊपर भी नहीं आते हैं। 0 से 5 कह लो, क्योंकि उन बच्चों का पता ही नहीं पढ़ने ना पढ़ने का। 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की सारी जनसंख्या, 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की सारी जनसंख्या, 10 वर्ष और उससे अधिक आयु की सारी जनसंख्या। तो सही मायने में जो साक्षरता का ज्ञान या साक्षरता का पता हमें चलता है वो है 10 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या। इस आधार पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि पुरुषों का 70% है और महिलाओं का 70 से कम है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सभी 70 से कम है।
54%, 34%, 50% या 49%। तो इसका जो सही आंसर है वो 54% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार अभी कुछ परिवर्तन हुए होंगे, जो कि आपका हर 10 साल बाद जनगणना होती है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो नहीं हो पाई है। देखते हैं अब कब जनगणना होगी और क्या नया परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की? ये 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चंस काफी मुश्किल नहीं है, लेकिन रिपीटेड है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने आसान क्वेश्चंस भी कई बार सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है या ओवर रिएक्ट हम कर जाते हैं कि ये हमें सब आता है, इसकी ज़रूरत ही क्या है, और ये तो एग्ज़ाम में हम चुटकियों में कर देंगे। और यही क्वेश्चंस जो है आपको डुबाते हैं। एट द एंड आपको पता चलता है कि जो आपको बहुत ईजी लग रहा था और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको 5 मिनट आपने नहीं दिए और वो 5 मिनट आपको काफ़ी भारी पड़े। क्वेश्चन नंबर 27, इस समय शिक्षा का विषय संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है। देखिए हमारे देश में तीनों ही सूचियां हैं। राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट देखती है, संघ सूची सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, समवर्ती सूची दोनों का मिश्रित है। तो जो शिक्षा है वो इन दोनों ही, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही विषय है। अपने अपने आधार पर, अपने अपने हिसाब से दोनों इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है या कुछ भी करने की आदेश दिए जाते हैं या कोई मूवमेंट चलाया जाता है या कुछ भी निर्णय लिया जाता है, तो दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही लेते हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का विषय पहले कहाँ था? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या किसी में भी नहीं? देखिए समवर्ती सूची में अभी था, तो इस वजह से मैं कहती हूँ क्वेश्चन और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर पूछा है इस समय और यहाँ पर पूछा है पहले। तो पहले जो ये था ये राज्य सूची का विषय था, यानी कि हर स्टेट अपने अपने आधार पर एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी, अपने आधार पर अपने तरीके से उसमें फैसिलिटी देती थी। लेकिन अब जो है वो समवर्ती सूची का विषय हो गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गया है। तो दोनों ही मिलकर, या फिर जब स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज़ पर निर्णय नहीं ले पाती है तो फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बताती है, कुछ निर्णय लेती है, कुछ परिवर्तन करना चाहती है, तो यही वैलिड होता है। लेकिन विषय ये समवर्ती सूची का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? कि बच्चे हर स्थान और वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करें। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न अपने नोटबुक में लिखें। बच्चे आनंद से घूमें, शिक्षक को भी आनंद से घूमने दें। देखिए ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बच्चे जो कुछ पूछना चाहते हैं वो शिक्षक से पूछ लें, लेकिन उसी दौरान अगर पूछने और बताने में लग जाएंगे तो बाकी कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, समय ज़्यादा लग सकता है। उसके अलावा हम कहें कि कोई क्वेश्चन मत कीजिए, ये भी सही नहीं है। सही है कि बच्चों के दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो वो अपना नोट कर ले उन क्वेश्चंस को, और आकर हम क्लास में या बाद में उसको डिस्कस कर सकते हैं, बीच रास्ते में या क्लास में आने के बाद, कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं और क्या क्या क्वेरीज हैं, उनको सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आप अपनी कक्षा के छात्रों को चिड़ियाघर दिखा कर ले आते हैं। अगले दिन आप उनकी चिड़ियाघर यात्रा के अनुभव के बारे में जानने के लिए क्या काम उनको देंगे? कि वो अपने अनुभव को लिखना शुरू कर दे, सबसे आनंददायक या सबसे अच्छा जो अनुभव आपको लगा वो बताएं, जानवरों के संबंध में लेख लिखें या जानवरों का नाम लिखने को कहें और उन्होंने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा। तो सबसे अच्छा जो होगा उनका अनुभव जब हम लेख पर लिखवाएंगे, यानी कि हम कहेंगे कि आप एक ऐसे लिखिए जिसमें आपने चिड़ियाघर देखते समय जो जो चीज़ें अनुभव की, उसमें वो सब कुछ आ जाएंगे। उसमें जानवरों के नाम आ सकते हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या जानवर देखे, क्या लुत्फ उठाया उन्होंने, क्या उनके साथ घटना घटे, ये सब चीज़ें उनके एक्सपीरियंस के दौरान ही
आ जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोष्ठी या सेमिनार में जो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, भाग लेने के लिए आप क्या करेंगे? पाठशाला से छुट्टी ले लेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अनुमति लेंगे, बिल्कुल सही है, ले सकते हैं। अनुमति नहीं लेंगे, बिल्कुल गलत होगा। चुपचाप जाना तो बिल्कुल ही गलत है। तो क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक की अनुमति लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, छुट्टी दे देते हैं तो अच्छा है, आपकी छुट्टी नहीं लगेगी और आप वो सेमिनार को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपकी ऑन ड्यूटी हो जाता है और आपका सेमिनार भी हो जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आप समझते हैं कि शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकता है क्योंकि छात्रों का गुरु होता है, उसकी आज्ञा मानते हैं, उससे डरते हैं, या? तो सही बात यह है कि जो टीचर होता है उसको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि वो बच्चों के मनोविज्ञान को समझे और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसको जल्दी सीखते हैं, निरुद्देश्य होता है, उसे करना उन्हें अपने आप आ जाता है, उसे सीख नहीं पाते, तो बिल्कुल सही नहीं है। निरुद्देश्य होता है, कई बार होता है कि बच्चे कुछ काम करते हैं बिना उद्देश्य के कर लेते हैं, लेकिन इस आंसर इसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं होगा। क्या होगा? उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जल्दी सीखना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, कुछ तेज हों, तो अध्यापक के लिए क्या सही रहेगा? विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता और रुचि के आधार पर समूह में बांटकर कार्य कराएं। कमजोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें, ये हो सकता है। कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, ये भी हो सकता है। तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमजोर बच्चों की ओर ध्यान दें, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कहें हम खुद पढ़ें तो वो फटाफट पढ़ के या ना भी पढ़े किसी और कार्य में लग सकते हैं। विभिन्न ये भी नहीं होगा कि बच्चों में इससे क्या होगा कि समूह में बांट दो और फिर क्या होता है कि एक तरफ इंटेलिजेंट बच्चे, एक तरफ आपके थोड़े से वीक बच्चे, और फिर इनमें एक दूसरे के प्रति मतलब सही भाव नहीं रहता है। कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद इससे टीचर का टाइम वेस्ट होता है और बच्चों का भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए तेज बच्चों को सौंप सकते हैं कि भैया आप इनकी हेल्प किया करो। ऐसे नहीं कि वो ही टीचर बन गया बच्चे का, नहीं, उनके मन में एक हेल्पिंग जो नेचर है वो हमें डेवलप करना होगा, और ताकि कमजोर बच्चे तेज बच्चों से पूछने में हेजिटेट ना हो, और जो तेज बच्चे हैं वो इतना एटीट्यूड ना आ जाए उनमें कि वो अपने लेवल से हट जाए। बहुत ध्यान से उस चीज को हमें लेकर चलना है। आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चे की रुचि पैदा हो, तो कभी नहीं होगी पढ़ने के प्रति रुचि। जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, 4 वर्ष की, तो 4 वर्ष के बाद हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। इसका सही आंसर डी होगा, 4 साल के बाद। आपने देखा होगा केजी प्री नर्सरी में एडमिशन करा देते हैं बच्चों का। नेक्स्ट है, छात्रों को ताजमहल दिखाने आगरा ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक छात्र के पिता अपने बच्चे को अन्य छात्रों के साथ आगरा जाने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी हालत में क्या करेंगे आप? बच्चे को छोड़ देंगे, बाकी बच्चों को ले जाएंगे? अब वो उनके पेरेंट्स से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि उस छात्र के पिता को क्या प्रॉब्लम है, आपत्ति क्या है। उस छात्र के पिता को इस ट्रिप के सांस्कृतिक शैक्षणिक महत्व को समझाएंगे और भेजने के लिए राजी करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे कि आप भेजिए बच्चे को, इससे बच्चे के जो शैक्षणिक महत्व है या जो डेवलपमेंट है वो होगा। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक से को सूचित कर देंगे, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक कोशिश रहती है टीचर खुद से प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, ठीक है, तो जानने से भी कोई इस समस्या का हल नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे, उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उसको महत्व को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ बच्चे को भेजने के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर पर क्या होते हैं? आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं होंगे, निष्ठावान अनुशासनहीन होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, वो संवेदनशील होते हैं, इमोशनल अधिक होते हैं जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं।
कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति होनी चाहिए। नहीं भाई, हमें क्या करना है धन संपत्ति का, बच्चों को टॉफी खा के थोड़ी ना एजुकेशन मिल जाएगी। उसके ऊपर तक पहुंच होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, या फिर छात्रों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि स्कूल उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ना कर सके। ये भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि इतना धन, इतना ज्ञान, माफ कीजिए धन नहीं होगा, इतना ज्ञान उसके पास होना चाहिए कि वो बच्चों की हर समस्या को समझ सके और उसका समाधान कर सके। आपने देखा होगा फेवरेट टीचर बच्चों के वही होते हैं जो बच्चों के ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसको कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल सही है। देने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। आपकी जितना प्रैक्टिस होगी उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसे कोई चुरा नहीं सकता। बिल्कुल सही है, इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। तो तीनों ही यहाँ पर फुलफिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अभ्यास से याद होता है। बिल्कुल होता है। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण होता है। बिल्कुल होता है। गृह कार्य करने की आदत पड़ती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो अभ्यास से क्या होता है बताइए। अभ्यास से ये सारे तो होते हैं, लेकिन उपयुक्त सभी का आंसर नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमें किसी एक बेहतर ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा और वो होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जब भी हम अभ्यास करते हैं, वो किसी भी तरह का अभ्यास हो, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी, उनका क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। 40 क्वेश्चन हमने किए हैं। होपफुली आपको कुछ समझ आ गया होगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड लक। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको पता लगे कि चैनल पर कुछ तो नया आया है। इसके बाद हम करेंगे 41 से 80 या 100 तक क्वेश्चंस। थैंक यू।